गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल तुम सबके? बढ़िया। सो गाइज, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम सर हमारे जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ बातें इन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने से पहले, पहली बात तो ये कि ये अमेंडमेंट जो मई 2024 की आपकी मॉड्यूल आई है उसमें भी कवर नहीं है, ये उसके बाद के अमेंडमेंट्स है। गॉट इट? तो प्लीज इनको जो मई 2024 में क्लासेस ली है उनको भी ये देखने चाहिए, अगर उनके बाय द वे अगर ये अमेंडमेंट्स कवर नहीं हुए हैं तो। सर अब करेंगे कैसे? देखो, जो पीडीएफ मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, ये पीडीएफ है आईसीआई की अमेंडमेंट पीडीएफ। तो ये आपको आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी या फिर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बात, आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल है, हम मॉड्यूल भी साथ में ओपन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सर क्या फायदा उससे? उससे ये फायदा रहेगा कि जो अमेंडमेंट जिस टॉपिक में आया है अगर मैं उसे ही चेंज कर लूं तो फिर मुझे पुराना वाला नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमें बैंक डिटेल अपडेट करनी पड़ती है 45 डेज में, अब वो चेंज हो गई 30 डेज हो गया, तो मैं वही सही कर लूंगा तो उसको सही रहेगा। ठीक है? बाकी इस पीडीएफ में सारा आपको नहीं डिस्कस करना है, मैं आपको इसमें हाईलाइट करूंगा या टिक लगाऊंगा, आप उतना पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि जब आईसीआई अमेंडमेंट पीडीएफ आपके लिए देता है तो उसके अंदर लिखता है पहले ये प्रोविजन था और अब ये प्रोविजन हो गया। तो पहले क्या था, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे क्या मतलब उससे? मुझे मतलब क्या है कि अब मेरे लिए रेलेवेंस क्या है, कि अब मेरे काम का क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश तो करूंगा पहले क्या था, बट मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो किस चीज पे रहेगा? वो इस चीज पे रहेगा कि अब हमारे जो मई 2024 या जून 25 में जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए क्या रेलेवेंस है। गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं, आओ जी। सर यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। सर इसमें क्या चेंज आया है? सर ये इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में साथ में चेंज आया है। पहले हमारे ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, अब उस प्रोविजन को यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो सर ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है क्या? तो ये अपने 194 बीबीए जो इनकम टैक्स में उसकी डिस्कस नहीं करूंगा, वहां आएगा या यहाँ आएगा, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन तो बनना है इसका, चाहे 2 मार्क्स का ही बने बट बनेगा। क्या है सर प्रोविजन? सुनो सर। सर हमारे एक प्रोविजन होता था क्या? एक्सनेबल क्लेम। एक्सनेबल क्लेम पर हमारे यहाँ जीएसटी नहीं लगता। एक्सनेबल क्लेम पर हमारे यहाँ जीएसटी नहीं लगता। जो एक्सनेबल क्लेम है उस पर हमारे यहाँ जीएसटी नहीं लगता। ठीक है? हालांकि उसके 3 एक्सेप्शंस थे, वहां जीएसटी लगता था। सर कौन कौन से? बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। ठीक है? अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या चेंज किया देखना, इन्होंने ये लिख दिया एक्सनेबल क्लेम। इसका प्रिंट निकाल लें भाई प्लीज, इसको पढ़ने से पहले प्रिंट निकाल लें ताकि आप साथ साथ में अंडरलाइन कर सकें, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल एग्जाम वाले दिन पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं उतना पढ़ लूंगा तो भी काम चल जाएगा। इन्होंने अब क्या किया, एक्सनेबल क्लेम अदर देन बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी की जगह लिख दिया एक्सनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्सनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्सनेबल क्लेम मतलब इस पर अब जीएसटी लगेगा। सर 3 नाम थे ना, उन 3 नाम को बढ़ाकर इन्होंने 6 नाम कर दिए। इन्होंने क्या बोला, सर अब एक्शनेबल क्लेम में इन पे जीएसटी लगेगा। सर किन किन पे जीएसटी लगेगा देखो, इन्होंने क्या कर दिया, बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी पहले ही था, इन्होंने कसिनोज जोड़ दिए। सर कसिनो के लिए पहले क्लियरिटी नहीं थी, कसिनो के लिए पहले क्लियरिटी नहीं थी, अब इन्होंने क्लियरिटी बोल दिया भाई कसिनो को भी हम जीएसटी लगाएंगे, इसको एक्शनेबल क्लेम में नहीं मानेंगे। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता था याद करो, एक्शनेबल क्लेम होता था मैं किसी से पैसे मांगता था उसे एक्शनेबल क्लेम बोलते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, बीआर हो गए, आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक में पैसे एफडी कराते हो, तो उन सब चीजों को एक्शनेबल क्लेम बोलते थे। उन सब में जीएसटी नहीं लगेगा, अभी भी नहीं लगेगा। हाँ, इनमें बेटिंग में पैसे मांगते हो, गैम्बलिंग में पैसे मांगते हो, लॉटरी में पैसे मांगते हो तो इन पर जीएसटी लागू होएगा। अब ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो 3 चीजें इन्होंने ऐड कर दी है। ठीक है सर, इतना ही काम का है। अब सुनो, ऑनलाइन गेमिंग क्या, अच्छा एक बात और, अब सर एक्शनेबल क्लेम में हमें पैसा मिलता है, देखो हमें पैसा मिलता है आईएनआर में, इंडियन करेंसी में, लेकिन आजकल एक दूसरी वर्चुअल करेंसी भी होती है। सर वर्चुअल करेंसी कौन सी? क्रिप्टो करेंसी या ऐसी खूब सारी करेंसी। अगर इसमें भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो भी अब ये जीएसटी के अंदर फॉल करने लग गया। जैसे हम आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने गेमिंग ऐप है, वहां पर कुछ भी जीता तो पता है वो मुझे आईएनआर ने देके बोलेगा लो भाई क्रिप्टो करेंसी ले लो। अब क्रिप्टो करेंसी मैंने ले ली, अब क्रिप्टो करेंसी को इंडियन रुपीस तो नहीं बोलेंगे,
ठीक है। लेकिन अब आजकल सिस्टम पता क्या चल गया, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होती हैं, और ये जब भी पैसा क्या काम आता है, पैसा आता है कुछ भी खरीदने के लिए, तो यहाँ पर आजकल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से भी हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी मतलब जो परमिटेड है। तो इन्होंने क्या बोला, भाई आपको पैसा किसी भी फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, आपको आईएनआर में मिले या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की फॉर्म में मिले, कैसे भी पैसा मिले, इन्होंने बोला डिपॉजिट मनी, मनी वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब ऑनलाइन गेमिंग का पैसा आपको किसी भी फॉर्म में मिले, सब पे क्या लगेगा, जीएसटी लगने लग गया, जिसमें पहले जीएसटी नहीं लगा करता था। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। ठीक है जी, चलो सर अब चलते हैं सर आगे। थोड़ा सा सुनो, इसको काट दो सर, कोई काम करनी है सर, मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता, अपन टाइम नहीं खराब करेंगे इन चीजों के लिए। गॉट इट? चलो लो जी, ये हो गई बात, हो गई सर। अब दूसरा अमेंडमेंट सच बहुत ही नहीं है, क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन क्या आया? क्लेरिफिकेशन आया सिनेमा हॉल का। सर क्या आया? एक्चुअल में जो सिनेमा हॉल्स वगैरह हैं वहां पर हम क्या करते हैं, मूवीज वगैरह देखने जाते हैं। अब मूवीज वगैरह देखने जाते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन मूवीज के साथ आपको वहां एक सर्विस और दी जाती है सर, रेस्टोरेंट सर्विस दी जाती है। वहां आप जाते तो पॉपकॉर्न वगैरह तो खाते ही होंगे, अरे नहीं खाते क्या? पॉपकॉर्न हो गई, आइसक्रीम हो गई, आजकल नंबर ऑफ वेराइटीज जो हमें सिनेमा हॉल के अंदर मिलने लग गई। पहले इसका कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं था तो इश्यूज आते थे, तो इन्होंने अब क्लेरिफिकेशन दे दिया कि भाई सिनेमा हॉल में आप जा रहे हो मूवी देखने, ओके है, बट अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस लेते हो तो दोनों सर्विस से अलग अलग हैं। क्या दोनों सर्विसेज को सेम मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते हैं, दोनों सर्विसेज एक दूसरे से एकदम अलग है। तो अगर आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो और अगर पॉपकॉर्न खाते हो तो पॉपकॉर्न की सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस में आएगी, उस पर वो जीएसटी रेट नहीं लगेगी जो सिनेमा हॉल पर लगती है। सर क्यों? अरे यार वो सिनेमा हॉल की सर्विस अलग सर्विस हो गई, रेस्टोरेंट केवल उसके अंदर होने से उसे सिनेमा हॉल की सर्विस नहीं बोल सकते, तो उस पर रेस्टोरेंट वाली सर्विस लगेगी जिस पर जीएसटी 5% लगता है। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। अब सर सिनेमा हॉल किसका? किसी का भी हो, रेस्टोरेंट किसका? किसी का भी हो। जैसे आइनॉक्स, आइनॉक्स एक कंपनी है, आइनॉक्स का खुद का सिनेमा हॉल है, उसके अंदर उसने रेस्टोरेंट भी खुद का ओपन कर रखा है, रेस्टोरेंट भी खुद का ओपन कर रखा है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है सर, रेस्टोरेंट उसका खुद का है या फिर उसने किसी और को रेंट पे दिया, क्या दोनों केस में सेम प्रोविजन लागू हो गया? हाँ सर एकदम सेम प्रोविजन लागू होगा। सिनेमा हॉल के अंदर मूवीज का जो सर्विस है वो एकदम अलग है और रेस्टोरेंट की सर्विस अलग है, दोनों को सेपरेट माना गया है। सिनेमा हॉल पे 18% जीएसटी लगता है तो वो लगेगा, और रेस्टोरेंट सर्विस पे 5% जीएसटी लगता है तो वो लगेगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। लेकिन आजकल एक रायता और फैलने लग गया, भाई मूवीज वगैरह बेचने के लिए, साथ लिए हमें टिकट्स वगैरह बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या आ गया सर? क्या आया, एक भाई साहब गए, ठीक है, सिनेमा हॉल में, ठीक है, सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल में उनको बोला गया कि भाई साहब टिकट तो है 500 रुपए की, और अगर आप अंदर जाके पॉपकॉर्न खाओगे तो आपको कितने का पड़ेगा? 300 का। ठीक है, कितने पड़ेंगे आपके? 800 के। हम आपको एक कॉम्बो देते हैं, क्या देते हैं? कॉम्बो देते हैं। कॉम्बो देते हैं, कॉम्बो में क्या बोला गया कि हम भाई साहब आपको 500 प्लस पॉपकॉर्न, मतलब 500 टिकट के प्लस पॉपकॉर्न के दोनों के मिला के आपसे कितने रुपए लेंगे? 700 रुपए लेंगे। और बोलो दोगे क्या? अब देखो यहां पर ये जो सर्विस है, यहां पर ये एक साथ सर्विस हो गई, ये आपकी कंपोजिट या मिक्स जो भी होगी मैं बताऊंगा आपको, ये कंपोजिट या मिक्स सर्विस में आ गई। इसे हम इंडिविजुअल सर्विस नहीं बोल सकते, ये तो आपको पता है। कंपोजिट मिक्स क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा सर्विसेज एक साथ दी जाएं जिनको हम आइडेंटिफाई अलग अलग नहीं कर सकते, उसे हम कंपोजिट या मिक्स बोलते हैं। तो अगर सिनेमा हॉल ने कॉम्बो दिया आपको तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले मैंने पढ़ा कि आपने मूवी देखने गए, मूवी की टिकट खरीदी और फिर पॉपकॉर्न खरीदी, वो अलग अलग सप्लाई मानी जाएगी। बट यहां पर कॉम्बो हो जाए तो कॉम्बो को हम सेक्शन 8 के हिसाब से डिफाइन करेंगे, और सेक्शन 8 के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट लगा लो सर, सुपर इंपॉर्टेंट, इसको हम मानेंगे कंपोजिट सप्लाई। क्या मानेंगे सर? कंपोजिट सप्लाई मानेंगे सर। कंपोजिट सप्लाई मानने से क्या होगा सर? कंपोजिट सप्लाई मानने सर पूरी 700 रुपए पे जीएसटी उस रेट से लगेगी जो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है। तो सिनेमा हॉल में मेरे हिसाब से तो में से कोई सा पॉपकॉर्न खाने तो नहीं जाता होगा, मूवी देखने जाते हैं, वे मानते तो ये पॉपकॉर्न खाने नहीं जा रहे किसी के साथ, हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो सब सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं ना, तो मूवी देखने हम जा रहे हैं तो मूवी पर जो जीएसटी रेट लगेगी, क्योंकि मूवी से प्रिंसिपल सप्लाई, वही इस पूरे 700 रुपए पर लगेगी।
तो अगर कॉम्बो हो तो कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। कंपोजिट सप्लाई पे जीएसटी रेट कौन सी लगेगी? बोलो बोलो बोलो। कंपोजिट सप्लाई जीएसटी रेट वो लगती है जो प्रिंसिपल सप्लाई पे है, और यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? सिनेमा हॉल की सप्लाई है। गॉट इट सर, समझ में आ गया सर? ये इंपॉर्टेंट हो गया, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट सर। लो सर, ये भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे हम। आओ जी आगे चलते हैं। हाँ। क्लेरिफिकेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। मैं 2 मिनट में लिखाऊंगा, नीचे खूब सारी बकवास लिखी हुई है, सुनो। पहली बात, इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं लगता है। ब्रोकरेज पे लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सबसे मैंने शेयर खरीदे 1 करोड़ के, जीएसटी लगेगी 18%, बावड़ा हो रहा है क्या? नहीं लगती है। शेयर सिक्योरिटी में जीएसटी नहीं लगती है। ठीक है, अब एक इश्यू आया कि सर होल्डिंग कंपनी तो ना सब्सिडी के शेयर खरीदती है, तो इस पे लगेगा क्या? तो आंसर आएगा नहीं सर, नो, जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपकी सर्विसेज डेफिनेशन में नहीं आती है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई ना सर? सर बाकी बातें बकवास है, खाली इतना ही लिख लेना। लो साहब, मौज करती। आओ जी आगे चलते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? आ गया सर। देखो इन्होंने लिख भी रखा है इसके अंदर। चार्जेस ऑफ जीएसटी स्टार्ट करते हैं। सर कुछ याद हो तो बताना, नहीं याद हो तो कोशिश करना। आरसीएम हम पढ़ते थे, आरसीएम में क्या होता है पहले तो बात करें। देखो ये सप्लायर है और ये रिसीवर है। नॉर्मली हमारे यहाँ फॉरवर्ड चार्ज लगता है, जिसमें सप्लायर क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, यही तो होता है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। बट आरसीएम के अंदर क्या होता है? आरसीएम के अंदर, आरसीएम के अंदर कैसे? जैसे मैं हूं, मैंने आपको क्या सर्विस दी? मैंने आपको सर्विस दी, आपसे पैसे लूंगा, मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। लेकिन आरसीएम में क्या होगा? मैं आपसे पैसे लूंगा और आप मुझे जीएसटी का पैसा नहीं दोगे, आप बोलोगे मैं खुद जमा करा दूंगा। आरसीएम में क्या होता है? रिसीवर क्या होता है? लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, यही होता है। अरे यही तो होता है, हाँ सर यही होता है। रिसीवर खुद सरकार को टैक्स पे करता है। अब इसमें एक सर्विस थी डायरेक्टर की, डायरेक्टर की। अब याद करो, आराम से समझो, डायरेक्टर की सर्विस में हमने पढ़ा था डायरेक्टर को 2 चीजें मिलती है, एक तो सैलरी मिलती है और एक उसको मिलती है डायरेक्टर फीस। याद करो कुछ ऐसा, ठीक है। अब याद करो डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर यहां पर एसपी है, एसपी साहब सर्विस प्रोवाइडर है। ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है। और रिसीवर कौन है? रिसीवर है आपकी कंपनी। रिसीवर कौन है? कंपनी है। अरे यार डायरेक्टर सर्विस, सर्विस किसको दे रहा है? कंपनी को। सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? डायरेक्टर। और रिसीवर कौन हो गया? कंपनी। ठीक है, अब वहां क्या था? सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन डायरेक्टर फीस पे जीएसटी लगता था आरसीएम के तहत। कैसे लगता था? आरसीएम के तहत। तो सर इसमें आया क्या? दूसरे डायरेक्टर को भी जो पूरा पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लग रहा, खाली किस पे लग रहा है? डायरेक्टर फीस पे लग रहा है। ठीक है, अब मुद्दा क्या आया? इश्यू ये आया कि एक कंपनी में एक डायरेक्टर था, उसके पास जगह रेंट पे थी। अब रेंट पे सॉरी डायरेक्टर पास एक खुद की जगह थी। डायरेक्टर इज द ओनर ऑफ ए बिल्डिंग जो उसने कंपनी को रेंट पे दे दी। अब कंपनी उसको क्या पे कर रही है? कंपनी उसको एक तो डायरेक्टर फीस पे कर रही है, वो तो वैसे भी करती, उसके अलावा कंपनी उसको रेंट भी पे कर रही है। अब क्वेश्चन क्या आता है सर? क्वेश्चन ये आता है कि सर जो आपका आराम से सुनना, जो आपका आरसीएम लगेगा वो किस पे लगेगा? केवल डायरेक्टर फीस पे लगेगा या रेंट वाले पे भी लगेगा? अरे तो रेंट तो अलग सर्विस हो गई यार, वो डायरेक्टर से नहीं तो किसी और से रेंट पे लेता। आप समझो, रेंट इज ए डिफरेंट सर्विस। तो आरसीएम केवल डायरेक्टर फीस पे लगेगा अगर वो रेंट पर, अगर वो रेंट पर कंपनी को कोई एसेट देता है तो उस पर आरसीएम के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, उस पर आरसीएम के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो क्या लिख रखा है सर? प्लीज अंडरलाइन करना। अच्छा पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये भी। सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चंस आते हैं।
सीधी सी बात ये, ठीक है ना। सीधा करें, सच एज सर्विस सप्लाई बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम, ये मुझे पता है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ओनली दो सर्विसेज सप्लाई बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विच आर सप्लाई बाय हिम on his capacity of director of that company to or shall be taxable under RCM in the hands of company or body corporate, खाली ये टैक्सेबल होगी, डायरेक्टर फीस उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। बात समझ में आई सर? आई, हाँ जी, यहां तक हो गया पॉइंट सर। अगला पॉइंट क्या है, अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज टैक्स ऑन विच पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रिसिपिएंट। ये तो सर मैं बता चुका, रिसिपिएंट कुछ सर्विसेज पे जीएसटी पे करता है सर, किस किस पे करता है, तो सर उसके देखो एक नाम चेंज हुआ है खाली, ये आधे से ज्यादा पेजों में यही नाम चेंज है खाली। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, क्या लिखा हुआ है पढ़ लें इसको फिर समझते हैं। देखो, सर्विस सप्लाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस इज लायबल फॉर जीएसटी। हाँ, सर्विस सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू बिजनेस, इस पर जीएसटी लगता है आरसीएम के तहत। एक्सक्लूडिंग, अगर ये सर्विसेज देती है गवर्नमेंट तो उस पर जीएसटी आरसीएम के तहत नहीं लगेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस दी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इसके लिए अलग से प्रोविजन है बताया हुआ है, इसके लिए केवल इसके लिए इसको अलग से इन्होंने डाल दिया 5B के अंदर, छोड़ो उस चीज को, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इस पर आरसीएम नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ सर्विसेज इस पे आरसीएम नहीं लगेगा, जैसे मैं किसी पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ स्पीड पोस्ट कराने, अब ये बताओ स्पीड पोस्ट जो कराने जाते हैं उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर स्पीड पोस्ट करने जाएगा जीएसटी लगेगा। मैं क्या बोलूंगा, मैं हूँ बिजनेसमैन, मैं बोलूंगा ये लो भाई साहब पैसे, ये लो भाई साहब पैसे, ये लो भाई साहब पैसे, और ये लो आपके 50 रुपए 5 रुपए मैं रख रहा हूँ कि क्यों, मैं खुद जमा करा दूंगा आरसीएम के तहत। नहीं भाई, स्पीड पोस्ट, क्या स्पीड पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो स्पीड पोस्ट नहीं होती क्या, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इस केस में आपके आरसीएम नहीं लगेगा। इस केस में अगर लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, अगर लगेगा तो, ठीक है। वेसल्स वगैरह आप हवाई जहाज की टिकट वगैरह कराते हो तब भी फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सर ये पॉइंट अमेंडमेंट हुआ है। ऐसे रेंटिंग ऑफ इम प्रॉपर्टी में भी सर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, यहाँ पर आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर लगेगा तो। लो सर, इसके अलावा कोई ऐसा इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, ये है सर। ये भी ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, काट दो, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई अमेंडमेंट नहीं, इश्यू का आगे अमेंडमेंट है बहुत खतरनाक, ये ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है। आओ, इतना अमेंडमेंट नहीं है। अब आया प्लेस ऑफ सप्लाई, इसमें भी सर एक छोटा सा अमेंडमेंट है। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई इस बार आएगा सर, आएगा 2-3 मार्क्स का ही लेकिन आएगा। तो मेरे को जो लगता है पर्सनली कि इस बार तो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई जुड़ा है क्या, तो पीछे वाले क्वेश्चंस में कोई उठ के आएगा या ये अमेंडमेंट आएगा। क्या है अमेंडमेंट, सुनो, इसको मैं यहीं रख लेता हूँ, मेरे काम का यही है, इंपॉर्टेंट लगा लो, बाकी सब मुंह माया है, बाकी मेरे कोई काम का नहीं है। सुनो, जयपुर है, जयपुर में ये मेरा एक दोस्त है, दोस्त का नाम है अजीत, वो रहता है, ठीक है। हमारे क्या जयपुर में एक चीज फेमस है सर, जयपुर में क्या फेमस है, अरे सब बहुत चीजें फेमस है। अपन बात करते हैं घेवर की, आहा मुंह में पानी आ गया, घेवर फेमस है, ठीक है जी। चलो, और मैं रहता हूं दिल्ली में, मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ सर। अच्छी बात है, सकरात थी, मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, अजीत भाई, अजीत भाई, भाई यार सकरात आ रही है, मेरे को घेवर चाहिए यार, बहुत शानदार घेवर आती है तुम्हारे यहाँ पर, मेरे को फटाफट से घेवर भिजवा दे यार, 5 किलो घेवर भिजवा दे। ठीक है, तो साहब ये अजीत भाई जी गए, जयपुर के अंदर एक फेमस दुकान है, नाम है उसका खाना खजाना। क्या नाम है? खाना खजाना। आहा, खाना खजाना की एक दुकान है, ठीक है। उस पे गए, उसने बोला भाई साहब 5 घेवर पैक कर दो। अगले ने बोला बिल किसके नाम पे बनाऊं?
तो मैंने अजीत को क्या बोला, आराम से सुनना। अजीत ने क्या बोला उसको, भाई साहब ये जो घेवर है ना, ये पता कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएंगी। और एक काम करो, आप मुझसे पैसे ले लो, ठीक है, और इस बिल पर क्या है, जो एड्रेस है ना, एड्रेस वो भी किसका लिख दो, मेरे दोस्त का लिख दो। ये अजीत ने बोला कि साहब मेरे दोस्त का एड्रेस लिख दो। अब सुनो, यहां पर अजीत ने अगले दुकानदार को क्या दे दिया, मेरा एड्रेस दे दिया जो उसने बिल में लिख दिया। क्या ये एड्रेस देखकर आइडेंटिफाई हो सकता है क्या कि ये जो घेवर है ये कंज्यूम दिल्ली में होगी? अरे इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, लेकिन यहां पर मेन इश्यू क्या आया कि अजीत उससे, अजीत अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अजीत कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है। भाई रजिस्टर्ड होगा तो बात ही खत्म। रजिस्टर्ड में तो साफ आ जाता है कि ये इस जीएसटी नंबर पे जाएगा तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ अनरजिस्टर्ड है। तो साहब अजीत ने अगले को दे दिया, भाई साहब ये लो एड्रेस, इस एड्रेस पे जाएगी, आप खुद डिलीवर करके आओ या मैं डिलीवर करके आऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल अगले के नाम पे बना दो, क्या पता अगला दोस्त पैसे दे दे मेरे को इस श्रम में कि बिल उसके नाम पे बनाए। तो अगर एड्रेस लिखा जाता है इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, तो उसे हम मानते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर। क्या बोला? अजीत ने बिल लिखा, लिखा सर। अजीत ने बिल बनवाया, उसमें एड्रेस दे दिया दिल्ली वाले भाई जी का। किसका दे दिया? दिल्ली वाले भाई जी का दे दिया। तो उस केस में यहां पर एड्रेस लिखा गया। अब चाहे डिलीवरी अजीत करे या खाना खजाना डायरेक्ट खुद करे, कोई मैटर नहीं करता, बिल में किसका एड्रेस लिखा हुआ है भाई? नितिन भाई जी का लिखा हुआ है। तो इसे क्या माना गया है? क्या माना गया है? इंटर स्टेट सप्लाई। हालांकि अजीत ने क्या बोला बिल के अंदर, एक काम करो भाई जी, इसमें मेरा एड्रेस लिख दो या कैश लिख दो, एड्रेस लिखो ही मत। क्या लिख दो? कैश लिख दो, एड्रेस लिखो ही मत। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर क्यों? क्योंकि अब आप बता ही नहीं सकते कि ये कौन सी स्टेट में जाएगा या कहां जाएगा। मैं ये तो मानूंगा भाई खाना खजाना क्या मानेगा, ये अपने जयपुर में ही कंज्यूम हो रहा है, राजस्थान में ही कंज्यूम हो रहा है। ठीक है सर, करें स्टार्ट। आओ जी, क्या लिखा हुआ है प्लीज? Where the address of the unregistered person is recorded in the invoice, is recorded in the invoice. Place of supply is the location at the address of unregistered person, address of unregistered person. Place of supply क्या माना जाएगा? प्लीज अंडरलाइन, लोकेशन मानी जाएगी। लोकेशन किसकी? अनरजिस्टर्ड पर्सन की, दिल्ली मानी जाएगी। लेकिन अगर एड्रेस नहीं लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे? लोकेशन ऑफ द सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है सर? खाना खजाना, कौन सा हुआ सर अपना? जयपुर। अगर एड्रेस नहीं लिखा हो तो क्या मानेंगे? लोकेशन ऑफ द सप्लायर मानेंगे। बोलो सर, यहां तक समझ में आना चाहिए। सर अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये भी क्लेरिफिकेशन है सर, ये भी अमेंडमेंट नहीं है सर। अमेंडमेंट्स बहुत कम है, क्लेरिफिकेशन ज़्यादा है मेरे यहाँ पर। ठीक है, चलो। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में क्या होएगा, इसको मैं पूरा पढ़ूंगा सर। इसमें एक छोटा सा वर्ड है, उसका अमेंडमेंट है, लेकिन इसको मैं पूरा पढ़ना पसंद करूंगा। देखो, advertising company are often involved in procuring space on holdings, billboards extracted and mounted on buildings land in different states from various suppliers for providing advertising services to its corporate clients. सुनो, वेंडर कौन हुआ? ओनर ऑफ असेट्स। मैं बोलूं जगह जिसकी क्या है? जगह है, जो उस जगह का मालिक है। ओनर ऑफ असेट्स, उस जगह का मालिक। उस जगह का मालिक को कौन हुआ? आपका वेंडर हुआ। ठीक है, चलो। अब ये कॉर्पोरेट क्लाइंट क्या हुए? जैसे अपनी आईटीसी कंपनी हो गई जिसको अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो ये मीडिएटर का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, देयर में भी वेराइटी ऑफ अरेंजमेंट्स बिटवीन द एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड द वेंडर। वेंडर को इसके बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इश्यू क्या आया था? देयर में भी केस वेयर देयर इज अ सप्लाई
of space, sale of space, or sale of right to use the space on the holding structure, immovable property belonging to vendor to the client, आईटीसी या एडवर्टाइजिंग कंपनी जो मीडिएटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट ऑन द सेड होल्डिंग्स स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी इन सच केस। जयपुर है सर, जयपुर के अंदर पता है क्या है, ये है आपका सिंधी कैंप। सिंधी कैंप कहता है क्या है, वहां का बस स्टैंड, बस स्टैंड है। बस स्टैंड के कोने में एक स्पेस पड़ा है इस तरीके से, ठीक है, ये स्पेस है, फिक्स है स्पेस। अगर किसी को ऐड लगाना है तो इस स्पेस पे लगा सकता है, भाई इस स्पेस पे ऐड लगा सकता है, ठीक है। अब चाहे आईटीसी कंपनी खुद लगाए या उसका कोई मीडिएटर लगाए, स्पेस तो यही रहेगा, स्पेस तो यही रहेगा। अब ये बताओ, ये स्पेस क्या जयपुर में है? आंसर आएगा यस। क्या ये स्पेस कहीं और जा सकता है? कहीं और जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो सर यहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, आराम से समझना, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसे क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अरे ये हिल सकती है यहां से यार, ये स्पेस तो फिक्स हो गया, होल्डिंग्स के लिए खंबे टांग दिए, खंबे लगा दिए, किसने लगाए? वेंडर ने लगाए। भाई जिसको भी लगाना यहीं लगा लो, ये हिलेगा नहीं यहां से, ये हिलेगा नहीं, ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अरे एक दीवार है, आप देखते हो ना दीवार पे कोई भी बंदा अपना एडवर्टाइजमेंट लगवा लेता है, मैंने बोला भाई मुझे एडवर्टाइजमेंट लगाना है, इस दीवार के ऊपर लगा लूं क्या? तो क्या वो दीवार उठाकर ले जा सकता हूँ क्या कहीं? वो दीवार आपके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उसे क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप चाहे बेच दो, ये स्पेस 5 साल के लिए बेच दो, ठीक है। अब 5 साल के लिए बेच दो, अगला उसमें खुद लगाए, किसी और के लगाए, या फिर अगले को आप लगाने के लिए दे दो। तो दोनों केस में क्या होगा? जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना, उसे क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। क्या लिख रखा है देखो, द होल्डिंग स्ट्रक्चर erected on the land should be considered as immovable property or structure as has been amended in the earth for the place of supply of any service provided by way of sale of space on immovable property or grant of right to use immovable property shall be governed by the provision of section 12 subsection 3 clause A एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ए ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सर हमने टाइम ऑफ सप्लाई जो पढ़ा था वो सेक्शन सीजीएसटी एक्ट का पढ़ा था, प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट कवर करता है, ठीक है ना। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां ये प्लेस ऑफ सप्लाई किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सुपरवाइजर, इंजीनियर और अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स और एजेंट्स, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी पर्पज के लिए यूज में ले, और फॉर कैरिंग आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लीज अंडरलाइन, सेल बी द लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। बात खत्म। जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसे ही हम क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। दूसरा केस है, एक बार मैं चलो पढ़ लेते हैं फिर समझा दूंगा ना। हाँ, there may be another case where the advertising company want to display its advertisement on the hoarding billboards at a specific location। देखो वहां पर वो लोकेशन फिक्स थी, यहां क्या लिख रहा है? एट ए स्पेसिफिक लोकेशन अवेल द सर्विसेज ऑफ द वेंडर, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अरेंजिंग द होल्डिंग्स बिलबोर्ड्स लाइज विद द वेंडर who may himself own such structure, may be taking its on rent or right to use basis from other persons, the vendor is responsible for displaying of advertisement। वेंडर रेस्पॉन्सिबल होगा। मैं कहानी छोड़ो, इसको अपन प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं। चलो, एक कंपनी है, आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आईटीसी कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है बिंगो का, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक ने क्या किया, एक सेल्फ स्ट्रक्चर बना लिया, सेल्फ स्ट्रक्चर बना लिया बहुत मजबूत।
ये खुद का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पता है क्या है, मूवेबल है। मूवेबल मतलब इस स्ट्रक्चर को हिला सकते हैं। भाई इन्होंने क्या किया, ये सेल्फ स्ट्रक्चर, चलो आईटीसी कंपनी का एग्जांपल नहीं लेके अपन कोई 10 अच्छा एग्जांपल ले जो हम देखते हैं। जैसे कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प, इसने कोई न्यू बाइक लॉन्च करी। अब आप देख सकते हो ना, ये तो न्यू बाइक प्रोग्राम क्या होता है कि जगह जगह वो लगा के उसको लेके जाते हैं गाड़ी के अंदर, वहीं कहीं सेटअप कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उन्होंने खुद का सेल्फ स्ट्रक्चर बना रखा, वो मूवेबल है। वो स्ट्रक्चर वो उठाकर ले गए, वो स्ट्रक्चर वो उठाकर ले गए, वो स्ट्रक्चर उठाकर हीरो मोटोकॉर्प वाले मेरे पास आए। कहाँ है साहब, मेरे पास आए दिल्ली के अंदर। क्या बोलते हैं, भाई जी आपकी ये जमीन पड़ी है, हमें इस जमीन पर ये एडवर्टाइजमेंट करना है। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। क्योंकि आपके जुगाड़ की जरूरत नहीं, हम है ना। उन्होंने क्या आपने किया, अपना स्ट्रक्चर उठाया और मेरे यहाँ पर लगा दिया। अच्छी बात है सब, मैंने क्या दिक्कत है। अब उन्होंने क्या किया, वहां उनका दिल्ली में काम पूरा हो गया। फिर वो कहाँ गए, मेरे दोस्त के पास गए, नाम है उसका अजीत। अजीत के पास गए, कहाँ गए, जयपुर गए। जयपुर में उन्होंने क्या किया, अजीत से बात करी, वही अपना सेल्फ स्ट्रक्चर उठाया और अब जाके कहाँ सर्विस दे दी उन्होंने, कहाँ रह गया रे तू मुंडी तो रह गई, हाँ। उन्होंने क्या किया, वो सर्विस किस में दे दी, उन्होंने जयपुर में दे दी। अब ये बताओ, यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ है क्या, भाई स्ट्रक्चर तो नहीं है ना। तो यहां पर अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जहां एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो, भाई एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर नहीं दिखाया जा रहा। तो अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ द सप्लाई, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर आप जगह जगह जाकर खुद का स्ट्रक्चर, वेंडर स्ट्रक्चर नॉट प्रोवाइडेड, एडवर्टाइजमेंट कंपनी या जो कंपनी है वो खुद अपना स्ट्रक्चर लेके जगह जगह घूम रही है, तो उस केस में आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर आप एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर रहे हो। सर बात समझ में आई मैंने क्या बोला, अगर आपका खुद का स्ट्रक्चर नहीं है, वेंडर का खुद का स्ट्रक्चर नहीं, मतलब भाई साहब आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, आप अपना खुद का स्ट्रक्चर ले आओ और प्रोवाइड कर दो, तो उस केस में क्या होएगा, जहां पर वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा उसको क्या माना जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसको आप पढ़ लेना आराम से, इसमें ये लिखा हुआ है सेम का सेम। Such services provided by a vendor of advertising company are purely in the nature of advertising services in respect of the supply shall be determined in terms of section 12 section 2। लो जी सर, हो गया। अगला क्या है, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी में एग्जम्पशन किस किस को है, तो सर इसमें तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक तो अमेंडमेंट इसमें है, पहले सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज ही एग्जाम थी, उसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ था, वो सब खत्म हो गया। अब क्या लिखा गया, 41 सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज है, इसको एग्जाम कर दिया, मतलब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनबिल्ट हो गई। चलो जी, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह सर्विस प्रोवाइड करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़कर और मिनिस्टर ऑफ रेलवे को छोड़कर। आप सुनो मेरी बात, वहाँ क्या था, जैसे आरसीएम में पढ़ा तो सब जगह सेम ही प्रोविजन लागू है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो आरसीएम लगता है, ठीक है। टू ए बिजनेस को, बिजनेस मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड को प्रोवाइड करती तो जीएसटी नहीं लगता था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करती तो आरसीएम भी नहीं लगता था, जीएसटी भी नहीं लगता था। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती थी, बिजनेस एंटिटी मतलब जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता था, उस पर जीएसटी लगता था। अब इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, तो स्पीड ऑफ पोस्ट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। ये सेम का सेम लागू है सब जगह, ये बस ये जुड़ा है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये सर्विस थोड़ी सी नई जुड़ी है सर, इन्होंने एकदम नई सर सर्विस है, ये नई एग्जामिशन है, क्या है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्लीज अंडरलाइन, सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को, टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड करी जाए, किस चीज की, वाटर सप्लाई की, पब्लिक हेल्थ की, सैनिटेशंस की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, या स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। वाटर सप्लाई आप प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट को, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो पब्लिक हेल्थ पे तो वैसे जीएसटी नहीं लगता। सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। लो सर ये भी हो गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में क्या है, कुछ ही नहीं है सर इसमें तो। आपको बताऊं, जैसे एक्शनेबल क्लेम के अंदर याद है ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जोड़ा है,
तो गेमिंग वगैरह के अंदर हम किसको माने सब वैल्यू सप्लाई, तो क्या बोला गया, रिसिप्ट को क्या माना गया है, वैल्यू सप्लाई माना गया है। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग में क्या रिसिप्ट, रिसिप्ट को क्या माना जाएगा, वैल्यू सप्लाई माना जाएगा अंडर सेक्शन 15। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम का ऐसा नहीं है। आ जाओ आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन सर इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का आएगा कंफर्म, एक चिन्ह सा अमेंडमेंट है जिसकी वजह से आएगा। मैं कहानी बता दूं एक बार, फिर आगे बात करते हैं। क्या होता था याद करो, जब भी हम जीएसटी के लिए अप्लाई करते थे, ठीक है, तो 7 दिन में हमें जीएसटी नंबर मिल जाते थे, याद हो तो आपको। ठीक है, अगर उनका ऑब्जेक्शन होता तो 7 वर्किंग डेज में उसका कुछ भी इश्यूज निकाल देते थे, फिर मेरे पास रिवर्ट आता था, फिर मैं वापस रिप्लाई करता था वगैरह वगैरह। ये दिन बढ़कर 30 दिन हो जाते थे 3 कंडीशन में। किस कंडीशन में, पहली बात, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया। आधार ऑथेंटिकेशन सब समझाया हो भाई डिटेल में। आधार ऑथेंटिकेशन मतलब आपने ओटीपी नहीं लिया, याद है, ओटीपी, आधार ओटीपी नहीं लिया। ठीक है, दूसरा, रिस्क पैरामीटर के केस में, रिस्क पैरामीटर के बेसिस पर आपका सॉफ्टवेयर खुद कुछ जीएसटी निकालता था रजिस्ट्रेशन कि जिनके लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत होती थी। तीसरा, तीसरा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं साहब इसको हमें क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिस्क पैरामीटर पे कुछ चीज़ों को, कुछ रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई किया, या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है साहब इसका तो मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास 30 दिन का टाइम होता था कि साहब वो क्या कर सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन करने का 30 दिन में जीएसटी नंबर अप्लाई करेगा, जीएसटी नंबर आपको देगा, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेगा। अब पहले क्या लिखा हुआ था कि फिजिकल वेरिफिकेशन जब हो तो उस वक्त जिस बंदे के नाम पर वो फर्म है, उस बंदे का वहां पर होना जरूरी होता था। इन्होंने बस इतना ही अमेंडमेंट कर दिया कि अब वहां पर उस बंदे का फिजिकल होना जरूरी नहीं है जिस वक्त प्रॉपर ऑफिसर वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाए। बाकी सारा प्रोविजन डिट्टो सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। सर इतने से पॉइंट की वजह से पॉइंट आ सकता है, हाँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं भाई, फिजिकल वेरिफिकेशन आज भी करना है, लेकिन जो बंदा है ओनर है उसका वहां होना जरूरी नहीं है। मतलब मैं खुद जाकर, जीएसटी डिपार्टमेंट खुद जाकर वहां पर जांच परख करके आ सकता है, और वहां पर उस बंदे का होना जरूरी नहीं है। सर एक बार पढ़ लें इसको वापस एक बार, आओ देखो किस किस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन किस केस में होता था, ए पर्सन फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करता, या फिर उसने आधार ऑथेंटिकेशन अडॉप्ट नहीं किया, या फिर उसने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया, ठीक है, लेकिन कॉमन जो पोर्टल हमारा जीएसटी पोर्टल, उसने क्या किया, बेस्ड ऑन दिस डाटा एनालाइज, ये सब बताया हुआ है, एंड रिस्क पैरामीटर्स फॉर कैरिंग आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस, उसने क्या किया, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बोल दिया, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी ग्रांटेड विद रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ सैड पर्सन। ये हट गया, बाकी सबका सेम का सेम, मतलब प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। लो सर आगे चले, where the proper officer is satisfied that physical verification of the place of business of a person is required after the grant of registration। अच्छा अब थोड़ी सी बात और कर लें। हाँ सर ये हो गया पॉइंट पूरा, ये पहले का लिखा हुआ है, सुनो क्या लिखा हुआ है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन पहले ही हो सकता है बाद में नहीं हो सकता क्या, सर हो सकता है, ये भी लिखा हुआ है। आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद भी अगले 15 दिन तक का समय होता है कि प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, जीएसटी ग्रांट के बाद 15 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, या फिर अगर आपको जीएसटी नंबर अभी तक नहीं दिए तो जिस दिन जीएसटी नंबर दे उससे 5 दिन पहले, आराम से इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी, सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टॉपिक होता है ना उसमें अमेंडमेंट होता है तो वो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, क्या बोला कि साहब आप अगर उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जीएसटी नंबर अलॉट करने वाले हो तो आपको कम से कम 5 दिन पहले तक, कितने दिन, कम से कम 5 दिन पहले तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लो जी सर,
कंप्लीट करना पड़ेगा। लो सर, एक अमेंडमेंट ये आ गया। क्या बात कर रहे हो सर, चिन्ना सा अमेंडमेंट, चिन्ना सा अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट है सर, सुनो सर, क्या अमेंडमेंट है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो सर, अमेंडमेंट क्या है? सर अमेंडमेंट ये है, एक रूल 10A था, उसमें क्या था? ऐसे सर इसको भी इंपॉर्टेंट लगा रहे, अरे सर ये इंपॉर्टेंट लगा रहे हो आप, हाँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली अमेंडमेंट भाई। इस बार अगर 50 मार्क्स में से अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 मार्क्स के अमेंडमेंट आ रहे हैं, 7 से 8 मार्क्स बहुत होते हैं। अमेंडमेंट का मतलब अमेंडमेंट वाला टॉपिक आएगा, और ये तो कन्फर्म आएगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई, इतना शानदार अमेंडमेंट है जिसकी हद नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। चिन्हास अमेंडमेंट तो इतना सा है, सुनो। रूल 10A में क्या लिखा था कि जिस दिन आपको जीएसटी नंबर ग्रांट हो जाए उसके 45 डेज तक आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, चेंज क्या हुआ, 30 दिन कर दिया। ये तो एक छोटा सा मासूम सा अमेंडमेंट है। अब देखो इसमें क्या क्या और चीजें, प्लीज कॉपी में किताब में कर लेना। 45 डेज को हटाकर कितने दिन कर लेना, 30 दिन कर लेना। इसे कितने दिन कर लेना, 30 दिन। चलो अब सर कहानी सुनो, क्या है सर, 30 दिन में अगर आपने बैंक डिटेल अपडेट नहीं करी तो क्या होगा? सर आओ जी, मजा आएगा, मजा ही मजा है जिंदगी में, इतना शानदार मजा आएगा, मैं क्या बताऊं तुम्हें। सुनो, ये पॉइंट आपके मॉड्यूल में है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस हो गई क्योंकि अमेंडमेंट वाले में दे रखा है। ठीक, अमेंडमेंट नहीं है लेकिन अमेंडमेंट वाली सीट में पूरा एक्सप्लेन करके दे रखा है। क्या कहानी, सुनो, बहुत ही शानदार अमेंडमेंट है सर, बहुत ही शानदार, इतना इंपॉर्टेंट है भाई मैं क्या बताऊं। इससे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता इस पूरी सीट के अंदर, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता जो मैं भी करा रहा हूँ। एकदम शिद्दत से, एकदम मेहनत से, एकदम दिमाग लगा के शांति से सुनेंगे, शांति से। आपने GSTR 1 भरी, आपने अपनी सप्लाई बताई 50 लाख की, उस पर आपने टैक्स बताया 5 लाख रुपए का। तो अब ये क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 5 लाख रुपए आप क्या कराओ, जमा कराओ। ऐसा ही है, अरे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जमा कराओ भैया, कितने जमा कराओ, 5 लाख रुपए। अब जमा कैसे कराते हैं हम, GSTR 3B से जमा कराते हैं। अब सब 3B में आपने क्या लिखा, मेरा टैक्स तो बनता है 4 लाख, लेकर ले क्या कर लेगा, मैं तो 4 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया एंड GSTR 3B सबमिट कर दी। सुना, अब डिपार्टमेंट नहीं रोकता 3B जब भरने से, 3B भरते ही आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो गलती ये करी, या फिर आपने क्या गलती करी, सुनो, गलती है, अच्छा रीजन भी जेन्यून हो सकता है, रीजन जेन्यून हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है, ये आपने गलती भर दिया, कोई भी कारण से गलत भर दिया, इसको आपने अगले महीने सही करना चाहोगे तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपने गलती कर दी। या याद करो, GSTR 2A जहां से आप इनपुट लेते हो, वो बोलता है ITC अवेलेबल 60,000 but you take ITC of 90,000 इन 3B। आपने कितना इनपुट ले लिया, 3B। इन दो में से कोई भी आपने गलती कर दी, ठीक है, तो साहब आपके पास क्या आएगा साहब, नोटिस आएगा। क्या आएगा, नोटिस आएगा। नोटिस किस चीज से आएगा, नोटिस इस चीज का आएगा कि साहब आपने GSTR 3B में गलत डाटा फीड किया है। आपने क्या किया है, गलत डाटा फीड किया है, हमें क्या बताओ, इसका रीजन बताओ, ठीक है। या
बैलेंस टैक्स जमा कराओ। क्या बोला गया भाई, आप पे क्या नोटिस आएगा जीएसटीआर 3B आपने गलत भरी है क्योंकि आपने टैक्स गलत जमा करा दिया या फिर आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया। तो आप क्या करो, क्या तो गलत डाटा फीड किया है तो उसका रीजन बताओ या फिर आप बैलेंस टैक्स जमा कराओ। अब ये बताओ, आराम से सुनो सर, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा कितने दिन दिए जाएंगे आपको? आपको दिए जाएंगे 7 डेज। कितने दिन दिए जाएंगे? 7 दिन। 7 दिन आपके पास, 7 दिन। 7 दिन है, 7 दिन। 7 दिन में क्या तो टैक्स जमा करा दो, और टैक्स जमा नहीं कराओ तो क्या करो पता है आपको? उसका रीजन बता दोगे आपने ये डिफरेंस क्यों आया, वो रीजन हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अगर आपने 7 दिन में ऐसा नहीं किया तो क्या होएगा सर? सर ये पता है जीएसटीआर 3B कब की थी? जनवरी 2024 की। फेब 2024 को, फेब 2024 की GSTR 1 या IFF पता है क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी, आप नहीं भर पाओगे साहब। 7 दिन का समय अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज ये GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगी। अब ये तभी खुलेगी जब आप टैक्स जमा कराओगे, उससे पहले खुलेगी नहीं। ये प्रोविजन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आप लोग आंख मीच के भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब सर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा में है, क्या है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, रीजन क्या है? रीजन तो कुछ होना ही नहीं हो सकता है बेटा, कैसे? मान लो नवंबर में आपका आईटीसी 2A बोल रहा था 5 लाख का, ठीक है, और मैंने 3B में कितना क्लेम कर लिया था, मान लो 4,70,000 क्लेम किया। तो ये 30,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है, क्या ये मैं बाद में क्लेम नहीं कर सकता क्या? मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 23 की, आराम से समझो। नवंबर 23 में मैंने जीएसटी या 2A से कम क्लेम कर लिया था। अब क्यों क्लेम किया था? तो याद करो आईटीसी की कंडीशंस में जब तक गुड्स रिसीव नहीं होता, लास्ट लॉट रिसीव नहीं होता, तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते। उसने तो बिल में चढ़ा दिया लेकिन लास्ट लॉट मिला ही नहीं था। नवंबर 23 का मैंने इनपुट अभी तक क्लेम नहीं किया था, तो रीजन हो गया ना, उसको बता दो भाई मेरा ये नवंबर 23 वाला इनपुट है इसलिए मैं इसको क्लेम कर रहा हूं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रीजन नहीं बता पाओगे तो फिर वो क्या करेगा, आपका डेटा ब्लॉक कर देगा। बात समझ में आई? पक्की बात। सर इसी चीज के साथ इन्होंने इस बार रूल 10A भी जोड़ दिया। क्या सर? ये वैसे भी होता है 30 डेज में आपको अपना बैंक डिटेल अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, 30 डेज में, या फिर ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 विच एवर इज अर्लियर। ये पॉइंट है कि साहब 30 डेज के अंदर 45 को 35 डेज कर दिया या 1 में। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगा। आप पहली बात तो GSTR 1 भर ही नहीं सकते जब तक आप 10A मतलब बैंक स्टेटमेंट अपडेट नहीं करोगे। बात समझ में आई सर? आई। देख ले इसमें क्या लिखा हुआ है, आओ जी। 45 जो 30 दिन कर दिया, ये हो गया, ठीक है। सिस्टम बेस्ड ये हो गया, इसको पढ़ लेंगे एक बार पूरा। हाँ, सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ये तो हो गया। ऑटोमेटिक रिवोकेशन इज ऑन फर्निशिंग डिटेल्स सब्सिट्यूटेड एंड थर्ड प्रोविजन ऑफ रूल 21A। मतलब जैसे ही अब 30 दिन बाद तो आपके सब ब्लॉक हो गया, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड मतलब अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने मान लो 50 दिन के बाद बैंक डिटेल अपडेट कर दी, तो जैसे ही आप बैंक डिटेल अपडेट करोगे वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक है भाई। मोदी जी की दुनिया में सब ऑटोमेटिक है। Rule 21A subsection 2A has been amendment to the provide the system based suspension of the registration in respect of such registered person who do not furnish the valid bank account detail of as per Rule 10A within specified time. Further, the third provision of Rule 21A has been inserted to provide a automatic revocation. अब automatic revocation of suspension हो जाएगा। हाँ, ये इसमें जोड़ा गया है। जैसे 7 दिन के बाद आपने क्या किया, वो ब्लॉक हो गया, तो 7 दिन के बाद जैसे आप टैक्स जमा करोगे ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। तो सेम इसमें भी कहानी ऐसी ही है, ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। इन सच केस अपॉन compliance of the provision of Rule 10A, the detailed amendment are as under।
ये मैंने आपको बता दिया, सेम का सेम उसमें लिखा हुआ है, इसमें अब ये वाला पॉइंट भी जोड़ दिया। लो सर, ये भी अच्छा पॉइंट है सर। क्या पॉइंट है? कुछ याद करो, कुछ याद करो, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, चिन्ह सा खाली। पहले जब भी हम क्या बोलते हैं, जीएसटी नंबर पे काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका जीएसटी नंबर उसे कैंसिल करना चाहिए, या फिर आपने 6 महीने तक कंटिन्यू बिजनेस में काम नहीं किया, या वॉट एवर रीजन, तो वो सो मतलब अपनी इच्छा से आपके जीएसटी नंबर क्या करेगा, पहले सस्पेंड करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, सस्पेंड करेगा। सस्पेंड करने के बाद आपको बोलेगा कि आपके जीएसटी नंबर वापस चालू क्यों नहीं करूं, आपने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, आपने रिप्लाई किया, उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके बाद वो जीएसटी नंबर क्या कर देगा, आपको कैंसिल कर देगा। क्या हम कैंसिलेशन के बाद भी हमारे जीएसटी नंबर को सही कर सकते हैं क्या? तो आंसर था हाँ सर, हम हमारा कैंसिलेशन भी रिवोक कर सकते हैं। क्या बोला? पहले सस्पेंड होता है, सस्पेंड के बाद कैंसिल होता है, और कैंसिलेशन को भी रिवोक किया जा सकता है। सर वो रिवोकेशन का जो पीरियड है ना, फाइलिंग एप्लीकेशन, अरे प्रभु, फाइलिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो सिंपल सी है, फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज टू 90 डेज एंड एक्सटेंशन ऑफ 180 डेज। जो दिन पहले 30+30 थे ना, इन्होंने कितना कर दिया, 90 डेज, 90 डेज कर दिया, और इसको कितना दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 180 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 60 60 60, ठीक है जी, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बात समझ में आई सर? आई सर। सर फिर सुनो, सर हम रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, पहली बात तो रिवोकेशन में एक तो ये था कि अगर मान लो मैंने बैंक रिटर्न्स नहीं, इनकम जीएसटी रिटर्न्स नहीं भरी, उसकी वजह से कैंसिल हुआ है, तो जीएसटी रिटर्न जैसे ही भरूंगा वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई आपकी फॉल्ट थी, उसकी वजह से हुआ, तो आप उसका रिप्लाई कर दो, उसके लिए एप्लीकेशन लगा दो, तो रिवोकेशन हो जाएगा। उसका टाइम आपको 90 दिन दिया गया है, और उसको 180 दिन तक अमेंड अपडेट किया जा सकता है। और सर आगे चलते हैं, वही सेम लिखा हुआ इसके अंदर। सर बहुत ही अमेंडमेंट्स हैं सर, ये भी अमेंडमेंट है सर, इंपॉर्टेंट सर, सारे इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करूं सर, इस बार दिए ऐसे इन्होंने। सुनो कहानी क्या थी पहले। मेरा एक दोस्त है सर, बहुत ही दोस्त है आपके, एक तो अपनी अपनी है भी, दोस्त हैं तो है। एक दोस्त है मेरा, क्या नाम है सर इसका, गरीब दास। गरीब दास नाम है सर, नाम भी कहाँ से लाते हो आप, मैं क्या करूं, गरीब दास है। इसने सोचा कि चलो कुछ धंधा करते हैं, लो सब कान भी बना दिए इसके, धंधा करते हैं। तो इसने अमेजन अमेजन वालों को फ़ोन किया कि साहब मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे माल बेचना चाहता हूँ। गरीब दास के पास अभी कुछ भी टर्नओवर नहीं है, बहुत ही गरीब आदमी है, मैं क्या बताऊँ कितना गरीब है, इतना गरीब है, इसका नाम भी इससे कम गरीब है। इस बेचारे के यहाँ साल का 2 लाख का 3 लाख का माल बिकता है, वो भी नीठा सी बेचता है। तो ये गया ऑनलाइन अमेजन के पास। अमेजन वालों ने क्या बोला, ला भाई जीएसटी नंबर ला, जीएसटी नंबर ला, तभी माल बेचने देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, लाला जीएसटी नंबर ला, जीएसटी नंबर लाएगा तो भी माल बेचने देंगे। गरीब दास मेरे पास आया और बोला, नितिन भाई जी बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्या हो गई? कि यार वो जीएसटी नंबर मांग रहे, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा टर्नओवर 2 लाख रुपए है। मैंने कहा हाँ तो क्या है, 40 लाख तक तो जीएसटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बोला 40 लाख तक तो जीएसटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्या करूं, मेरा टर्नओवर 2 लाख रुपए ही, वो अमेजन वाला बोलता है कि ना जीएसटी नंबर ला के दे, जीएसटी नंबर ला के देगा तो धंधा करने दूंगा, तो मैं कहाँ से लाऊं धंधा, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा टर्नओवर तो 2 लाख 3 लाख का होता है, जीएसटी के लफड़े में क्यों पड़ूं। ये बात गरीबदास की अपनी एफएम साहिबा ने सुन ली। एफएम बोली बात तो सही है भाई, जब मैंने बोल रखा है कि कोई ऑफलाइन माल माल बेचता है तो 40 लाख तक बेच सकता है, तो यहाँ पर ईसीओ को क्या दिक्कत हो रही है, ईसीओ क्या खब्बी है। तो इन्होंने अब चेंजेस कर दिए, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है सर। क्या चेंजेस किया, सुनो कहानी। पहले था ईसीओ के ऊपर, पहले ईसीओ पर अनरजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकती थी। अब आ गया चेंज,
क्या आ गया, ईसीओ के ऊपर लिख लेना भाई, ईसीओ के ऊपर अनरजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है। ये बस ध्यान रखना, क्या लिमिट है, ये अप टू 20 लाख है और ये अप टू 40 लाख है। बाकी वो मेक माई ट्रिप और नागालैंड में 10 लाख है, उत्तपम उत्तपम सडेले में 20 लाख है और बाकी जगह 40 लाख वो आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है जी, ये कर सकते हैं बेटा, बहुत ही शानदार अमेंडमेंट है। मतलब अब ईसीओ पे भी वही प्रोविजन लागू होंगे जो ऑफलाइन पे लागू है। जो अमेंडमेंट आया ना जोर का अमेंडमेंट है भाई। अब मैं सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर सकता हूँ और सप्लाई ऑफ सर्विस तो पहले भी कर सकता था। समझ में आई कहानी सर? एकदम समझ में आई। अब लो सर, इसका आनंद मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहां तक समझ में आ गई बात सर? एकदम समझ में आ गई सर। ऑफलाइन में भी था और यहां भी है, ईसीओ के थ्रू अनरजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकता हूं अप टू 40 लाख सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। सर पहली कंडीशन थी कि जैसे मैं राजस्थान का बंदा दिल्ली माल नहीं बेच सकता अनरजिस्टर्ड में, तो यही बात है कि ईसीओ के थ्रू मैं राजस्थान में माल बेचूंगा तो ही बेच सकता हूं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। ठीक है, अब इन्होंने कुछ कंडीशंस और जोड़ी हैं, वो क्या जोड़ी है मैं आपको बता देता हूं। चलो सीधा यहीं आए, बाकी सब मुंह में आए। अच्छा इसमें पढ़ लेते हैं ना। अनरजिस्टर्ड पर्सन कैसे माल बेच सकता है, उसको पैन नंबर, अपना एड्रेस, पैन नंबर और एड्रेस किसको देना पड़ेगा, ईसीओ को देना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज़ और करनी पड़ेगी सर, क्या, जैसे आप जीएसटी पोर्टल पे जाकर जीएसटी के लिए अप्लाई करते हो ना, वैसे एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा आपको। एनरोलमेंट नंबर जीएसटी की साइट पे मिल जाएगा जाके। अगर आप ईसीओ के थ्रू माल बेचना चाहते हो ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, और एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आप माल बेच सकते हो। और एनरोलमेंट नंबर आपके पास कब तक रहेगा, जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो जाते। भाई 40 लाख तक तो लिमिट नहीं है, लेकिन मान लो अब आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया, तो एनरोलमेंट नंबर कैंसिल हो जाएंगे और जीएसटी नंबर आपके पास आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, द जीएसटी काउंसिल in 47 मीटिंग हेल्ड इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ अलाउिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ। दे वुड बी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर their PAN principal place of business, so that can be verified from a PAN that the turnover is less than this on limit with effect from 1/10/2023, provided that the person making supply of goods ये काम का है through ECO who is required to collect TCS under section 52 and having aggregate turnover of the preceding financial year and in the current financial year does not exceed this or limit in accordance with the provisions of section 22 are exempted from obtaining registration subject to following condition। इसमें प्रीवियसली क्या बोला है, इस साल में जीएसटी लूँ कि नहीं लूँ उसके लिए पिछला साल डिपेंड करता है, याद है? अगर मेरा टर्नओवर पिछले साल 40 लाख से कम था तो इस साल मैं 40 लाख तक जीएसटी नहीं लूंगा। क्या लिख रखा है, सच पर्सन सेल नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाई, वो क्या नहीं कर सकता, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। सच पर्सन सेल नॉट मेक एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ इज मोर देन वन स्टेट, ऑब्वियसली मैं खुद के स्टेट से बाहर ही नहीं निकल सकता, तो दूसरे स्टेट में क्यों जाऊंगा। सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इश्यू पैन अंडर इनकम टैक्स एक्ट होना चाहिए। सच पर्सन सेल मेकिंग बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ डिक्लेयर ऑन द कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल है यहाँ जीएसटी पोर्टल, their PAN एड्रेस एंड स्टेट इन विच पर्सन सीक टू मेक सप्लाई, जिस स्टेट में वो बेचने वाला है। ठीक है, ये वैलिडेशन हो जाएगा। सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर, उसको क्या मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, और वो किसको देगा, ईसीओ को दे देगा। सच पर्सन सेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर, ऑब्वियसली एक स्टेट के लिए एक ही मिलेगा। अगर मैं एक से ज्यादा स्टेट में माल बेच रहा हूँ अलग अलग एनरोलमेंट नंबर से, तो भी मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, मतलब एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। No supply of goods shall be made by such person through ECO, ECO थ्रू माल नहीं बेचूंगा unless such person have been granted an enrollment number on the common portal, पहले उसे enrollment number जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली माल बेच सकता है। Where such persons are subsequently granted registration under section 25, the enrollment number shall be ceased to be valid from the date of effective registration, जिसने वो जीएसटी नंबर ले लेगा उसने से वो खत्म हो जाएगा। तो सर अमेंडमेंट हो गया, अब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन भी माल बेच सकता हूँ ईसीओ के थ्रू। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, आगे आएगा हमारे टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में, सुन लो अभी क्या है, सुनो। ये तो गरीबदास तो हो गया ना, अब गरीबदास खुश हो जाएंगे, गरीबदास माल बेच सकते हैं। गरीबदास, हे गरीबदास जाओ अमेजन से माल बेचो, फ्लिपकार्ट से माल बेचो, आपको कोई नहीं रोकेगा।
किशन जी आपके साथ हैं, सॉरी मोदी जी आपके साथ हैं। चलो अब सुनो आगे की कहानी, क्या बीमारी है सुनो। ईसीओ आपको पेमेंट करता है तो उस पर टीसीएस कलेक्ट करता है, कितना? 1%। ठीक है, ये प्रोविजन नहीं लागू होगा इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आगे हम पढ़ेंगे। टीसीएस के प्रोविजन सब पे लागू होते हैं, अनरजिस्टर्ड पे लागू नहीं होंगे। टैक्स इनवॉइसेज, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, एक ही पॉइंट चेंज हुआ है, ये मैं आपको कराया हुआ है। पहले 10 करोड़ की लिमिट थी, अब कितनी की लिमिट हो गई? 5 करोड़ की लिमिट हो गई। मतलब अगर 17-18 से अभी तक किसी भी साल में आपने 5 करोड़ से ऊपर किसी भी साल में टर्नओवर किया है तो आप पे ई इनवॉइसिंग की प्रोविजन लागू हो जाएंगे। एक ही अमेंडमेंट अभी, इसको भी अंडरलाइन कर देना, सही कर देना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा। इनवॉइसिंग टू मतलब अब है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी इनवॉइसिंग जनरेट करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों करनी पड़ेगी वो देखो, सबके लिए नहीं है, solely फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। किसके लिए? ताकि वो क्या काट सके? टीडीएस काट सके एट सोर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51। उनको केवल टीडीएस काटने के लिए क्या चाहिए? इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन में उनको इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करेंगे, खाली टीडीएस काटने के पर्पज से वो क्या जनरेट करेंगे? इनवॉइस जनरेट करेंगे। लो जी हो गया। अगला क्या है? सब पेमेंट ऑफ टैक्स। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, ये क्लेरिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है, सुनना। जुलाई 2023 मैंने आईटीसी क्लेम किया 5 लाख, ठीक है, जिसमें से मेरा 17 सब सेक्शन 5 में क्या था? ब्लॉक था। कितना था? 3 लाख रुपए ब्लॉक था। अच्छी बात है, ठीक है। मतलब मैंने कितना गलत क्लेम कर लिया? गलत, ये गलत क्लेम कर लिया साहब, ठीक है। अब ये बताओ, ये 3 लाख रुपए गलत क्लेम कर लिए, सितंबर 2023 में मैंने आईटीसी क्या कर लिया? रिवर्स कर लिया। कितने का रिवर्स कर दिया? 3 लाख का। पहली बात तो ये गलत क्लेम किया मैंने, किस में किया पता है आपको? आईजीएसटी में गलत क्लेम किया। किस में क्लेम किया? आईजीएसटी में गलत क्लेम किया। सब किस में गलत क्लेम किया? आईजीएसटी में कितना गलत क्लेम कर लिया? 3 लाख गलत क्लेम कर लिया। अच्छी बात है। 3 लाख रुपए मेरे को क्या करने हैं साहब? रिवर्स करने हैं। हे प्रभु, क्या क्या करवाते हो सर मेरे से आप? रिवर्स करवाना पड़ेगा। रिवर्स क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जुलाई 2023 में मोथा था, सितंबर 23 में मेरे से मिला, तो मैंने इसके नैन चक्षु खोले। मैंने बोला, हे पार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर 2 महीने तुमने गलत किया, क्लेम किया, इसने रिवर्स किया, तो अब इसको 3 लाख पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने महीने का देना पड़ेगा इंटरेस्ट इसको? 2 मंथ का। वो अप्रोक्स आप समझ जाओगे। लो साहब, देना पड़ेगा। सर अमेंडमेंट क्या है? जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो तो किस पे देना पड़ता है? 3 लाख पे। लेकिन अगर मान लो अगस्त एंड सितंबर में आपके पास सफिशिएंट, पता है क्या पड़ा हो? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं लगता है। क्या मतलब हो गया? ये सब पढ़ाया हुआ आपको। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर जितना बैलेंस पड़ा है, तो ये तो मानो ना कि आपने इनपुट ले लिया लेकिन उसको क्लेम नहीं किया, उसने उसके आपने टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करी, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। मान लो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस पड़ा है 4 लाख, तो क्या लगेगा? नो इंटरेस्ट। लेकिन अगर मान लो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस पड़ा है कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए पड़ा है, तो आप पे खाली इंटरेस्ट लगेगा 50,000 रुपए पे। ठीक है। अब मेन इश्यू क्या आया आपका?
3 लाख का बैलेंस पड़ा है, लेकिन 3 लाख का बैलेंस कैसे पड़ा है? कुछ आईजीएसटी में पड़ा है, कुछ सीजीएसटी में पड़ा है, कुछ एसजीएसटी में पड़ा है। कुछ बैलेंस कहाँ पड़ा है? आईजीएसटी में कुछ पड़ा है, सीजीएसटी में कुछ पड़ा है, एसजीएसटी में। आईजीएसटी में पड़े हैं 2 लाख, सीजीएसटी में पड़े हैं 75,000 और यहां पड़े हैं 25,000। अब बताओ क्या इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो किस पे करना पड़ेगा? मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर कान हो तो। मेरे क्या बोला कि सर इसके पास 2-3 लाख रुपए की इसने क्या किया, आईटीसी गलत क्लेम किया। एक बात बताओ, आईटीसी की लायबिलिटी हम किससे पे कर सकते हैं? याद करो, आईजीएसटी की लायबिलिटी, आईजीएसटी की लायबिलिटी मैं आईजीएसटी से सेटअप कर सकता हूँ? हाँ सर। क्या आईजीएसटी की लायबिलिटी मैं सीजीएसटी से सेटअप कर सकता हूँ? हाँ सर। क्या आईजीएसटी की लायबिलिटी मैं एसजीएसटी से सेटअप कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकता हूँ। तो सर क्या लिखा गया है? आपको कितने पे इंटरेस्ट पे करना? जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर जितना बैलेंस आपके पड़ा है, उतने रुपए से आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों से हम किसको सेटअप कर सकते हैं? आईजीएसटी लायबिलिटी को सेटअप कर सकते हैं। तो जितना बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट लेजर में पड़ा है, मतलब उतने रुपए तो आपके खुद के हैं ना, उतने आपने काम नहीं लिए। भाई आपने 3 लाख रुपए क्लेम कर लिए, लेकिन उससे टैक्स जमा नहीं कराया आपने सरकार को, तो फिर उस केस में आपको सरकार को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पड़े हैं ये 25,000 रुपए ना, ये सीजीएसटी में नहीं पड़े, ये पता किस में पड़े हैं? सेस में 25,000 रुपए। हमने पूरी जीएसटी पढ़ ली, कहीं भी सेस से सेस से कोई भी चीज सेटअप करी क्या? क्या सेस से आईजीएसटी की लायबिलिटी सेटअप करी? क्या आंसर आया? नहीं आया। तो सेस से कोई भी लायबिलिटी सेटअप नहीं होती। तो अब आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो किस पे पे करना पड़ेगा? 3 लाख माइनस 2,75,000 रुपये। कितने पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 25,000 में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप सेस से कोई भी, सेस से, सीईडब्ल्यूएस, सेस से कोई भी लाइबिलिटी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आपको इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन क्या बोलते हैं 49। वो आप वहाँ डिस्कस कर लो, वो पढ़ाया हुआ है आपको डिटेल में। चलो 18% जीएसटी लगेगी। लो सर, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। टीडीएस टीसीएस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ईसीओ जो है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, वो खाली किस पे कलेक्ट करेगा? रजिस्टर्ड सप्लायर पे करेगा, अनरजिस्टर्ड पे क्लेम नहीं करेगा। ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी, नहीं सॉरी, आपने गलत क्लेम कर लिया, गलत क्लेम कर लिया, या फिर आपने टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा दिखा दी, 1 में और 3 में कम जमा करा दिया, उस केस में सरकार को टैक्स पे करना आपको पड़ेगा। ठीक है जी। और ये 2A के साथ भी ऐसा कैसा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सेम का सेम उसमें लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, इसको प्लीज़ इंपॉर्टेंट लगा लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के अमेंडमेंट सुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 इनको 2 बार कम से कम करके जाना। कुछ भी हो जाए इस बार इसमें से पेपर आएगा, कन्फर्म आएगा भाई, कन्फर्म आएगा। अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के, प्लीज़ 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 कर लेना। और ये आपका कंप्लीट हो गया। एक वीडियो और हम बनाएंगे, शायद आज बना लें या 1-2 दिन में बना लें। मैं पिछले 5-6 अटैम्प्ट के जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, आरटीपीज के और पिछले क्वेश्चन पेपर्स के, ताकि उससे और क्लियरिटी आ जाए कि कैसे हमें वो करने होते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।